अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया था। सेकंड लेक्चर आज इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कंप्लीट हो जाए। डायनामिक्स ऑफ डायटोमिक लीनियर चेन, जबकि मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में करवाया था वो डायनामिक ऑफ लीनियर लैटिस। यहाँ पे हमने डायनामिक डिस्कस करना है, पहले हमने मोनोटोमी किया था। ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब उसकी डेरिवेशन इतनी मुश्किल नहीं थी, ये थोड़ी सी आपको परेशान करेगी क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल के बजाय यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। यानी कि हमने दो वेव्स एक्चुअली डिस्कस करनी है, जिसमें एक वेव मतलब किसी और एम्पलीट्यूड वाली होगी, सेकंड वेव किसी और एम्पलीट्यूड वाली होगी। इससे इसको ज़रा एहतियात से कीजिएगा। मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जो डेरिवेशन है उसमें कोई इतना इशू ना आए। तो डायग्राम जब देखिएगा, इसमें हमने दो जो एटम है वो शो करने हैं। एक इसमें एटम को मैंने एक शो किया हुआ M1 के साथ, जबकि सेकंड वाले को मैंने M2 के साथ। इधर फिर M2 आ जाएगा, फिर M1 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, मैं दो डिस्कस करूंगा, M1 एंड M2। ये जो पहली लाइन आपको नज़र आ रही है एटम्स की, ये एक इक्विलिब्रियम है। और नीचे वाली जो है ना, ये डिस्प्लेस्ड है। ये डिस्प्लेस का मतलब होता है कि जब आप कोई इलास्टिक वेव पास करवाते हैं तो फिर उसकी डिस्टरबेंस होती है। मतलब अगर आप कोई भी इलास्टिक वेव नहीं देते, कोई थर्मल रेडिएशन वगैरह ऐसा की चीज़ नहीं देते कि सॉलिड को, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन जैसे ही आप उसको हीट देंगे या फिर कोई इलास्टिक वेव पास करवाएंगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा हिलेगा। बाद जगहों पे वो कंप्रेस हो जाएगा, बाद जगहों पे वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन, इनको हमने डिस्कस करना होता है यहाँ पे। मजीद एक चीज़ और, कि M1 M2 M3 जितने भी है, इन सब के दरमियान जो हम डिस्टेंस ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसको हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यहाँ पे जो लेटेस्ट ट्रांसलेशन है या यूनिट ट्रांसलेशन का वर्ड हम यूज़ करते रहे, वो ए के इक्वल ही होगा। जैसे हम पहले भी स्मॉल ए यूज़ करते रहे, यहाँ पे भी स्मॉल ए ही होगा। लेकिन जब वो डिस्प्लेस करेंगे तो वो डेफिनेटली उसकी इंटर मालिकुलर फोर्सेस की वजह से वो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने आसानी खातिर एक काम और किया। हमने जो M1 वाले हैं और M2 वाले हैं ना, इनको क्लियर किया कि यहाँ पे कौन से वाला मैथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैथ्स M1 ज़्यादा है, मैथ्स M2। ठीक है, M1 वाला मैथ्स M2 से ज़्यादा है। और आप फिर यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए यूँ कर दें कि M1 वाला इवन नंबर है और जो M2 वाला है वो ऑड नंबर है। अगर हमने वो 1 2 कर दिया ना, और कंफ्यूजन क्रिएट होनी है, इसलिए हमने M1 को हमने कह दिया कि इवन नंबर ऑफ एटम्स है, और जो M2 वाले हैं वो ऑड नंबर ऑफ एटम है। तो जो इवन नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको 2n से शो करते हैं, यानी 2n। और अगर ऑड नंबर है तो वो या तो 2n+1 होगा या 2n-1 होगा। फिर इवन नंबर में 2n+2 होगा, इधर 2n-2 होगा। फिर जब ऑड नंबर ट्रेड करोगे तो 2n-3 हो जाएगा, उधर 2n+3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कंसिडर कर लेना है कि जो इवन नंबर वाले हैं वो M1 वाले मैथ्स हैं, और जो ऑड नंबर वाले हैं वो M2 वाले मैथ्स हैं। फिर मज़ीद इसमें देखें तो M1 के ऊपर दो तरफ से एक अट्रैक्शन हो सकती है। यानी M1 पे जो कंट्रीब्यूशन है वो M2 लेफ्ट वाले के पास होगा और राइट वाले के पास होगा। तो दोनों की जो लेफ्ट और राइट वाले की जो एक्सटेंशन है वो आपने लिखना होती है। मसलन M1 वाला कितने फासले पर डिस्प्लेस हुआ, U2n। U2n इज द डिस्प्लेसमेंट। तो M1 वाला अपनी ओरिजिनल पोजीशन से U2n फासला आगे चला गया। इसी तरीके से जो M2 वाला है वो U2n+1 गया राइट साइड से, और U2n-1 गया लेफ्ट साइड से। तो अब अगर मैं M1 की बात करूं तो मैं राइट साइड पे जब एक्सटेंशन लूंगा तो वो होगी U2n+1 -U2n। ठीक है, एक ये हो जाएगी। जब आप M2 वाले की बात करेंगे तो वो क्या होगी, U2n -U2n-1। ये सारी बातें अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा है और उसको अच्छी तरह से पढ़ा और इसको सॉल्व किया है, तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने मोनोटॉमिक में किया। डाइटोमिक में भी वही है कि आपने U2n+1 में से माइनस करना है U2n, यानी एक्सटेंशन आ जाएगी राइट साइड वाली। फिर आप M2 वाले मैथ्स को जब ट्रीट करोगे तो उसमें आएगी U2n -U2n-1।
तो ये एक्सटेंशन आ जाएगी। बाकी इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर वो जो फोर्स कांस्टेंट होता है उसको हमने बीटा साइन से ही शो किया हुआ है एज इट इज, जैसे लास्ट टॉपिक में था। लो जी, अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट उसने लिखा लेट यू टू एन प्लस वन माइनस यू टू एन। ये मैंने आपको बताया कि राइट साइड की जो एक्सटेंशन है वो ये वाली होगी इन दोनों की, यू टू एन प्लस वन माइनस यू टू एन बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन टू एन एंड टू एन प्लस वन नेथ एटम। एंड लेफ्ट साइड पे क्या होगा जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाली होगी यू टू एन माइनस यू टू एन माइनस वन, यानी कि आप इसको देख लें, एक ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, एक ये डिस्प्लेसमेंट है। बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन टू एन एंड टू एन माइनस वन नेथ एटम। ठीक हो गया। तो अब आपने इसको आगे जब सॉल्व करना है तो आपको पता है हम पहले भी न्यूटन के लॉज को यूज करते रहे। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम वन डी स्केयर यू बाय डी टी स्केयर, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए वेयर एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो बाय हुक्स लॉ पहले पार्टिकल की वो बात करेगा। पहले पार्टिकल पे हमने फोर्स देखी, फोर्स किसके इक्वल आ रही है, बीटा, ये टू एन प्लस वन माइनस यू टू एन और यू टू एन माइनस यू टू एन, यानी ये एम वन वाला मैथ जो इवन नंबर है ये उस पर मैंने एक्सटेंशन लगाई है। ठीक है, ये क्या है, एफ वन माइनस एफ टू। वैसे एफ वन प्लस एफ टू होता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, इसलिए एफ वन माइनस एफ टू कर देते हैं। तो नेट फोर्स क्या आ गई, एफ इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू। तो एफ वन भी लिखा और एफ टू भी लिखा। अब ये हमारा एफ वन है, ये हमारा एफ टू है, यानी एफ वन क्या है कि टू एन वाले पे टू एन प्लस वन वाले ने फोर्स लगाई, जबकि एफ टू क्या है, यू टू एन पे यू टू एन माइनस वन वाले की तरफ से फोर्स लगी गई। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, बीटा कॉमन ले लें, बाकी सब कुछ लेके इक्वेशन नंबर टू कर दें। तो फिर एम ऊपर वाली इक्वेशन नेट फोर्स जो वन फोर्स एक्सप्रेशन है वो भी इसमें रखें टू में। तो जैसे ही टू में पुट करोगे तो आपको इक्वेशन नंबर थ्री मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन थ्री मिलने के बाद ये किसके लिए होगी, ये फर्स्ट पार्टिकल एम वन के लिए हो गया। अब आते हैं एम टू के लिए। एम टू पे भी आपने सेम इसी तरह से प्रेजेंट करना है, लेकिन उस फोर्स को आप एफ डैश कह दें, यानी वो फोर्स हमारे एफ डैश हो जाएगी। वो किसके ऊपर होनी है, टू एन माइनस वन वाला, और आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट साइड वाला टू एन माइनस वन लिया हुआ, आप टू एन प्लस वन भी कर सकते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम टू यू टू एन माइनस वन, इस पे मैंने फोर्स निकाली, और इस पे भी अगर आप एक्सटेंशन देखें तो यू टू एन माइनस यू टू एन माइनस वन, एक तो ये होगी, और उसकी ऑपोजिट साइड पे आपको जाना पड़ेगा। वो किधर जाना पड़ेगा, डायग्राम फिर से देख लें। अगर आप ट्रीट करते हैं मैस एम टू को, तो एक फोर्स ये वाली होगी, ये इसकी राइट साइड पे है, एक फोर्स ये वाली होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, यानी एक क्या होगी यू टू एन माइनस यू टू एन माइनस वन। और जबकि लेफ्ट साइड पे जो एम टू पे फोर्स लगे वो क्या होगी, यू टू एन माइनस वन माइनस यू टू एन माइनस टू। ठीक है, यानी ये एक्सटेंशन यहाँ पे जो आपने अप्लाई करनी है वो भी यहाँ पे यूज़ करें। आपको अब ये उम्मीद है समझ आ जाएगी कि ये जो मैंने कहा, ये पूरा एक्सप्रेशन देखें, यू टू एन माइनस यू टू एन माइनस वन, और दूसरा यू टू एन माइनस वन यू टू एन माइनस वन, यानी लेफ्ट राइट पे दोनों फोर्सेस को आपने कैलकुलेट करना होता है। दोबारा से वही काम करें कि इसका बीटा कॉमन लें और बाकी इकट्ठा लिख लें, और एफ डैश की जगह पे इक्वेशन फोर से आप डेरिवेटिव वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन फाइव। तो अब इक्वेशन फाइव और इक्वेशन थ्री, यानी इक्वेशन थ्री ऊपर हमने निकाली एम वन के लिए, जबकि इक्वेशन फाइव आपको किसके लिए मिल गई, एम टू के लिए। ठीक है, एक तो आपने पहले यहाँ तक कर देना। आप सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था यहाँ पे डी स्केयर यू बाई डी टी स्केयर है, डबल डेरिवेटिव है। तो जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह का होता है एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में। यानी आप एक्सपोनेंशियल में देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट उसने लिखा है एक्सपोनेंशियल में ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के टू एन ए माइनस ओमेगा टी। आपको याद होगा पिछले टॉपिक मैंने एन ए माइनस ओमेगा टी किया था। तो एन ने क्यों किया था, वो सिंगल एटम था। यहाँ पे चूंकि हमने इवन ऑर्डर रखे हुए हैं तो ये इवन के लिए था। ठीक है, ये टू एन कौन से वाला है, इवन के लिए। और एक चीज मजीद याद रखिएगा कि इवन के लिए मैंने एम्पलीट्यूड कितनी ट्रेड की, ए, इवन के लिए एम्पलीट्यूड ए। फिर आप टू एन माइनस वन जो ऑड नंबर है उसको भी देखेंगे तो वो भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो उसकी भी इक्वेशन ऐसे ही होगी, एक्सपोनेंशियल आयोटा के 2n माइनस वन ए माइनस ऑफ ओमेगा डी, लेकिन आप देखो उधर मैंने एम्पलीट्यूड क्या ट्रीट की, बी, ये ज़ाहिर है डिफरेंट होनी चाहिए ना। तो और इवन नंबर के लिए मैंने एम्पलीट्यूड को ए रख लिया, ऑड नंबर के लिए मैंने एम्पलीट्यूड को बी रख लिया। ठीक हो गया। अब करना क्या है, आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 पे आएंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। देखो इक्वेशन नंबर 3 में आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी आपको चाहिए डबल डेरिवेटिव ऑफ यू टू एन। तो मैंने यू टू एन लिख लिया, आप उसका दो दफ़ा डेरिवेटिव लें और यहाँ पुट करें। फिर आपको मजीद उसमें क्या चाहिए, टू एन प्लस वन चाहिए, टू एन वाला चाहिए, टू एन माइनस वन वाला चाहिए, यानी कि चार चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है। नंबर वन डबल डेरिवेटिव, नंबर टू टू एन प्लस वन, नंबर थ्री यू टू एन, नंबर फोर यू टू एन माइनस वन। ये चार चीज़ें आप निकाल के इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब आप इक्वेशन 5 को देखें। इक्वेशन 5 के अंदर भी आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? 4 चीज़ों की। कौन-कौन से वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? नंबर 1 डबल डेरिवेटिव ऑफ 2n माइनस 1, फिर आपको u2n चाहिए, u2n माइनस 1 चाहिए, u2n माइनस 2 चाहिए। तो 4 चीज़ें इसमें भी रिक्वायर्ड है। एक-एक चीज़ तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब U2n हमने निकाला हुआ है, U2n माइनस 1 भी मौजूद है, तो इस इक्वेशन 5 में तो आपको जस्ट U2n माइनस 2 चाहिए और डबल डेरिवेटिव चाहिए। जबकि इक्वेशन 3 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? इक्वेशन 3 के अंदर हमारे पास U2n भी है, U2n माइनस 1 भी है, ठीक है? 2n भी है और 2n माइनस 1 भी। हमें क्या अब चाहिए? डबल डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे, तो हमें सिर्फ 2n प्लस 1 चाहिए। अच्छा, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आपको इवन नंबर निकालने हैं, U2n तो चलो गिवन है, ठीक है? U2n तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं आना। अगर आपने निकालना है U2n माइनस 2, तो फिर आपने इवन वाली से निकालना है। ठीक है, आपने इवन मतलब यू टू एन जो इक्वेशन नंबर 6 है इससे ही निकालना है, इवन वाले से इवन नंबर। और अगर ऑड है टू एन माइनस वन वाला और आपको टू एन प्लस वन वाला चाहिए तो आपने ऑड वाली इक्वेशन को यूज करना है, यानी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है। इक्वेशन 8 और 9 मैंने डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखे हुए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसका आंसर 8 और 9 बन गए। जरा मजीद जो बात मैं कह रहा हूँ उसको भी देखिएगा। देखिए इक्वेशन 8 में पुट भी उसने कर दिया। अब आते हैं 2n प्लस वन, 2n और 2n माइनस वन की तरफ। देखो 2n माइनस टू निकाला, इसने 2n माइनस टू कहाँ से निकाला होगा? डेफिनेटली 2n वाले इक्वेशन से। तो जहाँ पे वो इक्वेशन 2n थी ना, यू टू एन, उधर आप n की बजाय 2n की बजाय रख दो 2n माइनस टू। तो देखो यहाँ पे बस 2n लिखा हुआ था, अब हमने क्या लिख दिया? 2n माइनस टू। लेकिन ये कौन से वाली यूज हुई? इवन वाली। कैसे पता चला इवन? क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है? तो अब आप ए के साथ इसको चेक करेंगे, आप 2 फैक्टराइज़ कर दो, 2n को अलहदा कर दो, 2 वाले को अलहदा कर दो, ये। तो 2 एक्सपोनेंशियल आएँगे, आप जो 2a वाला है ना, वो उसको आप अलहदा कर दें। बाकी जो सारी चीज़ है, वो u2n ही बन गई। तो वो ये सारा क्या है? u2n। तो u2n इनटू एक्सपोनेंशियल आपको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 11। यानी देखो आप आपको U2n माइनस टू भी मिल गया, U2n भी हमारे पास है और यही हमें बस रिक्वायर्ड थे। ठीक है। अब आते हैं 2n माइनस वन, ये एक ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो आपको ऑड वाली इक्वेशन से यूज करना है, यानी इसमें देखो एम्पलीट्यूड हमने कौन सी यूज की? बी वाली। तो इसमें बी यूज किया, एक्सपोनेंशियल योटा के 2n माइनस वन ए। ठीक है। तो फिर अगर आप चाहते हैं 2n प्लस वन, तो इसी में आप जहाँ पे 2n माइनस वन लिखा था उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? 2n प्लस वन। लेकिन उसको दोबारा से आपने 2n माइनस वन की फॉर्म में लेके जाना है। तो 2n प्लस वन लिखा एज इट इज, जस्ट रिप्लेस किया 2n माइनस वन को 2n प्लस वन के साथ। अब इसमें आपने बनाना है 2n माइनस वन, तो वो कैसे बनाओगे? 2n माइनस वन ऐसे कर लो, माइनस वन के साथ मैंने प्लस टू कर दिया, एक्चुअली एक ही बात है, यानी कि मैंने एक्चुअली माइनस वन और प्लस वन किया। ठीक है। तो टू एंड माइनस वन को अलहदा कर दो और टू वाले को अलहदा कर दें। जैसे आपने इक्वेशन नंबर 11 बनाई, इसी तरीके से यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, तो अलहदा कर दें। अब आपके पास इक्वेशन 12 आ गई, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। टू एन प्लस वन भी आ गया, टू एन माइनस वन भी है, टू एन माइनस टू भी है, टू एन भी है, डबल डेरिवेटिव भी, सारा कुछ आ गया। वो जो इक्वेशंस हमने बनाई, एक ये वाली इक्वेशन नंबर 10 और एक इस तरह की M2 के लिए बनी होगी कहीं, इन दोनों में पुट कर दें।
अब इसने इक्वेशन 10 में पुट किया, ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ी सी तसल्ली से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। आपने सिर्फ ये करना है कि इस इक्वेशन नंबर 10 के अंदर ना सारी इक्वेशन 2n-1 में शिफ्ट हुई होगी। ठीक है, देखो 2n-1 में शिफ्ट है, हर तरफ ऐसा ही है, इधर भी 2n-1 है, 2n-1 है, इधर भी 2n-1 है, इधर भी 2n-1 है, इधर भी 2n-1 है। इसको सबको एक जैसा कर दें। जब आप एक जैसा कर देंगे तो 2n-1 वाला कॉमन लेके वो फिर वो कैंसल आउट करना। ठीक है, ये सारा कीजिएगा, लिख के देखिएगा। ए बी का फर्क पढ़ना है, इससे आप ए और बी को ध्यान से लिखेंगे, जहाँ ए आनी है एम्पलीट्यूड ए लिखेंगे, जहाँ बी आनी है बी लिखेंगे। तो सॉल्व करें, इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी। इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करते हुए आपने इक्वेशन नंबर 13 बनानी है, और ये तभी आनी है जब आपने इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको सिर्फ तरीका सिखा सकता हूँ, एक-एक लफ़्ज़ मैं नहीं बता सकता। आप जैसे पुट करोगे अब आपको सॉल्व करना आ जाएगा। कोई इतना इश्यू नहीं है, अगर कोई गलती भी है तो वो आप ठीक कर लेंगे। इक्वेशन 13 बनेगी, ये हमने कहाँ रखा? इक्वेशन नंबर 10 में। लो जी, इसके बाद आप सेकंड मैथ्स पे आ जाएँ। सेकंड मैथ्स है m2, ये इक्वेशन बनी है। अब आपको क्या-क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव 2n-1 निकाला हुआ है ऊपर, देखिएगा कहीं मिल जाएगा। u2n भी गिवन था, u2n-1 भी गिवन है, u2n-2 बस बनाना था, वो भी ऊपर हमने बनाया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ दोबारा इसमें भी पुट करो, उसी तरह से इसको भी हल करें और इक्वेशन 14 बनाएँ। 13 और 14 2 इक्वेशन बनेंगे। फिर इसके बाद आपने कहना है कि अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं ना कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो उसमें आप x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो y आंसर आता जाएगा, ये एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो आप इसको मॉड की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, मॉड कैटेगरी में लिखे हैं इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन नंबर 14, ये ऐसे लिखना है। कैसे लिखोगे? इसमें सिर्फ आपको ना ए और बी नजर आएंगे। देखो, इस इक्वेशन में क्लियर कर देता हूँ, ए का कोफिशिएंट ये है और बी के कोफिशिएंट को देखो तो ये ना कुछ ऐसे है, 2 बीटा कॉस के। ए का कॉफिशिएंट है m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, जबकि बी का कॉफिशिएंट है 2 बीटा कॉस के। ठीक है, अब सेम ऐसे आपको 14 में भी नजर आएगा। बी का कॉफिशिएंट है m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, जबकि ए का कॉफिशिएंट है 2 बीटा कॉस के। तो पहले आप लिख लो ए वाले, इक्वेशन 13 का ए और इक्वेशन 14 का ए, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप लिख लो बी वाला, वो इक्वेशन 13 का बी और इक्वेशन 14 का बी, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड बन गया। अब आप जानते हैं जब मॉड बन जाता है तो इसको ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने का तरीका होता है, आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये एक तरीका आम जो आप यूज़ करते हैं, वो लिखा मैंने, मल्टीप्लाई किया, यानी पहले क्या बन गया 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के, और बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिखा। फिर आपने इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज़ के बनेंगे? ओमेगा में, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ऐसे पढ़ी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आपका एक्स स्क्वायर, एक्स आपका क्या है? एक्स हमारा यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक्स हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो ये पहले ओमेगा 4 हो जाएगी, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगी, तीसरे में कांस्टेंट है। तो अब आप इक्वेशन को गौर से देखिएगा, ये हमारा क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स और ए हमारा 1 है, इसमें ए 1 है, जैसे ए एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर आ गया, ए 1 है। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो ये हमारा बी है, यानी बी एक्स, और ये हमारा सी है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आप इक्वेशन यूज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बीटा प्लस माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पुट कर दें। जैसे पुट करोगे तो आपको दो आंसर मिलेंगे, ओमेगा स्क्वायर के दो आंसर मिलेंगे क्वेश्चन 15 में, वो आपको नजर आ जाएंगे, जो कि आपको इस नजर आएंगे प्लस माइनस है, यानी एक दफा प्लस करोगे एक दफा माइनस करेंगे, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर के दो आंसर होंगे, एक प्लस वाला और एक
माइनस वाला। अब वो प्लस वाला या माइनस वाला वो क्या है, उसको आपने यूँ करना है, जो प्लस वाला ना उसको ऐसे लिख लेना ओमेगा पॉजिटिव स्क्वायर, और जो नेगेटिव वाला होगा वो ओमेगा नेगेटिव स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है? पहले पॉजिटिव वाला लिख लें, जो पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है वो मैंने प्लस के साथ ऐड किया। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पॉजिटिव वैल्यू वो यूज़ करने लगे। ये वैल्यूज़ अब हमें ग्राफ में चाहिए। मैं एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम डिस्पर्शन कर्व निकाल रहे हैं। जो वो डिस्पर्शन रिलेशन एक निकालना होता है, जो हम मोनोटोमी में भी किया था, इसमें भी निकाल रहे हैं। तो ये डिस्पर्शन रिलेशन हम निकाल रहे हैं कि वो क्या होगा। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर आ चुका है, ये जो 15 इक्वेशन है ना, ये डिस्पर्शन रिलेशन ही है। ठीक है? ये जो इक्वेशन नंबर 15 है ना, ये डिस्पर्शन रिलेशन। इक्वेशन 15 इज द रिक्वायर्ड डिस्पर्शन रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के फॉर वन डायमेंशनल लेटर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा कोरिस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। फिर आगे ये कुछ ना चीजें ग्राफ में लिखना है कि पॉजिटिव मैक्सिमम कहाँ पे, मिनिमम क्या है, उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस ऐड कर रहा है। तो ओमेगा पॉजिटिव का स्केयर पहले बेटे देखो, ओमेगा पॉजिटिव का जो स्केयर है ना वो इसने प्लस के साथ लिखा। फिर उसने लिखा कि अगर आप चाहते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू दे, मिनिमम वैल्यू, तो साइन की वैल्यू आपको वन रखना पड़ेगी। क्यों वन रखना पड़ेगी? हालांकि मिनिमम के लिए तो हम साइन की वैल्यू जीरो ट्रीट करते हैं, लेकिन एक चीज देखो, आपका आंसर ओमेगा स्केयर का पॉजिटिव मिनिमम तब आएगा जब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फैक्टर निकाल दोगे। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर माइनस करोगे तो आपका आंसर छोटा आएगा। इसलिए ओमेगा पॉजिटिव स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू के लिए आपको साइन की मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करना पड़ेगी, जो कितनी होती है? 1। ठीक हो गया? बाकी आप देखें, साइन स्क्वायर के इज़ इक्वल टू 1 है ना? तो साइन स्क्वायर इज़ इक्वल टू के अगर 1 है, तो साइन के किसके इक्वल होगा? साइन के इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, या फिर सिंपल आप देखें, के ए, जो के ए है वो क्या होगा? साइन ऑफ इनवर्स प्लस माइनस 1। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आता है? अगर प्लस 1 है तो इसका आंसर पाई बाय 2 होगा, अगर माइनस 1 है तो आंसर 3 पाई बाय 2 होगा, या 3 पाई बाय 2 को भी वो क्या यूज़ कर लेते हैं, माइनस पाई बाय 2। ठीक है? आप पाई बाय 2 या फिर माइनस पाई बाय 2। तो आपका के का आंसर कितना आ गया? पहले में आपका के का आंसर आएगा पाई ओवर 2 है, और दूसरे में माइनस पाई ओवर 2 है। यानी के की ये वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी है, के इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 2 है, और के इज इक्वल टू प्लस पाई ओवर 2 है। ये आपको दो डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी ओमेगा पॉजिटिव के। ठीक है? वैल्यूज आगे ग्राफ में हम इसको ट्रीट करेंगे। अब साइन की वैल्यू 1 पुट करें, जैसे साइन 1 पुट करोगे वो खत्म हो जाएगा, 4 ओवर दिस आ गया, फिर एलसीएम लें, सॉल्व करें, हल करिएगा, कुछ चीज़ें कैंसिलेशन में आएंगी वो ख़त्म कर दें। तो ओमेगा पॉजिटिव स्क्वायर आपको आंसर देगा 2 बीटा ओवर अंडर रूट एम टू, यहाँ पे m1 गायब हो गया। यानी ओमेगा पॉजिटिव जब निकाला आपने मिनिमम पे, तो m1 गायब हो गया, 2 बीटा और m2 आंसर आया। सिमिलरली अब आप नेगेटिव पे जाओ, तो नेगेटिव पे आप माइनस जब रखोगे तो उसमें भी उसने साइन की 1 वैल्यू यूज़ की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करने लगे हैं। ये नेगेटिव भी देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव की क्या वैल्यू हम लेने लगे हैं? मैक्सिमम। उसमें मिनिमम लिए थे, ये मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब आना है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है, हाँ जी, ओमेगा नेगेटिव स्क्वायर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे नेगेटिव है, और इधर भी क्या है? नेगेटिव। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर मैक्सिमम आए, तो मैक्सिमम के लिए आपको माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए ना, प्लस। तो मैक्सिमम तभी आ सकता है जब मैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू यूज करूंगा, ताकि वो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए, प्लस। तो साइन वंस अगेन यहाँ पे 1 यूज हुआ। बाकी सॉल्व कर लें तो इसका आंसर ओमेगा नेगेटिव का क्या आएगा? 2 बीटा ओवर m1, उसमें m2 आया था, इसमें m1 आएगा। ये मैक्सिमम और मिनिमम है, एक जैसा नहीं है सारे। देखो, नेगेटिव वाली वैल्यू 2 बीटा ओवर m1 आ गया। ठीक है? ये पहले वैल्यूज निकाल लीजिएगा, उसके बाद डिस्पर्शन कर्व बना दें। डिस्पर्शन कर्व इसकी थोड़ी सी हट गया है, उस तरह की नहीं है। यहाँ पे अब कुछ चीजें गौर से देखेगा, यहाँ पे आपको एक रीजन नजर आएगा, ये वाला। यानी ये पोर्शन देखिए, इस पोर्शन में कुछ भी नहीं है।
इसे लिखा है फॉरबिडन गैप। इसका मतलब हमारे पास दो रीजन्स आ गए, एक ओमेगा नेगेटिव वाली वैल्यूज का, एक ओमेगा पॉजिटिव वाली वैल्यूज का। तो ओमेगा पॉजिटिव किधर है, ओमेगा नेगेटिव किधर है, वो इसे यहाँ पे पोर्शन शो किए कि ये जो पोर्शन है एक यहाँ पे नीचे है, ठीक है, वो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसने लिखे हुए हैं, इससे वो ये पोर्शन वन वाला पोर्शन नीचे है और एक ऊपर है इस तरह का, ठीक है, ये पोर्शन ओमे टू वाला ये ऊपर है। इन दोनों के दरमियान में गैप है, यानी इस पोर्शन में कोई किसी किस्म की रेडिएशन नहीं निकलती, तो इसलिए इसको फॉरबिडन गैप कहा जाता है। तो जो नीचे वाला पोर्शन आपको वन नजर आ रहा है ना, इस पोर्शन को कहते हैं अकाउस्टिक वेव, यानी साउंड वेव्स। और जो ऊपर वाला ना, ये ऑप्टिकल है, ये इंफ्रारेड लाइट फॉल करता है, ये ऑप्टिकल है, यानी एक लाइट हो गई, एक साउंड वेव्स हो गई। तो जो दो आंसर आए हैं वो साउंड और लाइट, इसे कहते हैं डिस्पर्शन कर्व। यानी डिस्पर्शन कर्व क्या शो कर रही है कि जब हमने दो एटम एक दूसरे के साथ लाए, उनकी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के साथ वाइब्रेशन हुई, तो उस वाइब्रेशन से हमें दो तरह की वेव्स मिली। एक वेव मिली ऑप्टिकल ब्रांच वाली, एक वेव मिली अकाउस्टिक ब्रांच वाली, मतलब कि साउंड वेव। अब ऐसा हमने क्यों नाम दिया, हमने इसको साउंड वेव क्यों कहा और ऊपर वाले को ऑप्टिकल क्यों कहा, ये बातें आपको कुछ इस पैराग्राफ में नजर आ जाएंगे। पूरी डिटेल से मैंने इसमें हर चीज ऐड कर दी है कि द ग्राफ रिप्रेजेंट द कोरिस्पॉन्डिंग डिस्पर्शन कर्व इन रिड्यूस ऑन स्कीम, दीज आर रेफर्ड टू एज टू ब्रांचेस। द लोअर ब्रांच ऑफ द कर्व करस्पॉन्डिंग टू माइनस साइन, ये नीचे वाला माइनस है, ओमेगा नेगेटिव, ठीक है, नीचे वाला ओमेगा नेगेटिव है और ऊपर वाला ओमेगा पॉजिटिव है। The lower branch of the curve corresponding to minus sign is a caustic branch, while the upper curve due to positive sign is in the optical branch. The former name is due to the fact that near k is equal to 0, the lower branch represent the longer wavelength. ठीक है, लोअर के लॉन्गर वेवलेंथ क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपको मैंने इक्वेशन एक लिखवाई है, k इज इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर लेमडा। तो यहाँ पे शुरू वाले पोर्शन पे देखें, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, मिनिमम, ठीक है, के की मिनिमम वैल्यू है। अगर के की मिनिमम वैल्यू तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। और साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इससे नीचे वाले पोर्शन में आपको कौन सी वेव मिलेगी, साउंड वेव। और ऊपर वाले पोर्शन पे जरा देखिएगा, जब आप बात करेंगे ऊपर वाले पोर्शन की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि नियर के ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, ठीक है, के ओमेगा की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, और वो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जैसे जैसे के इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेवलेंथ शॉर्टर है, लेकिन स्टार्ट पे उसने वेवलेंथ बड़ी रखी है, उसके बाद वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है, उसके बाद वेवलेंथ डिक्रीज, के इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाए तो वो साउंड वेव्स नहीं रहती, बल्कि वो लाइट वेव में शिफ्ट हो जाएगी, और वो जो लाइट वेव हम यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, इंफ्रारेड लाइट। तो ये डिस्पर्शन कर्व आपने बनानी है, और डिस्कशन डिस्पर्शन कर्व के बाद ये पैराग्राफ भी देना है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पेपर में जब आता है तो 10 के 10 नंबर का यही होता है, इसके साथ कोई बी पार्ट नहीं आता, इसलिए इसको जरा अच्छी तरह से कीजिएगा। अकास्टिक ब्रांच रह गया, और जो आगे लिखा हुआ है ना, ये फिर मैं आपको एक वीडियो अभी और शेयर करूंगा। अभी फिलहाल मैंने आज आपको डायटोमिक जो लेटर्स है इसके पूरी डिटेल से डिस्पर्शन कर्व समझाई है कि डिस्पर्शन कर्व कैसे आता है, डिस्पर्शन रिलेशन कैसे बनता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, ये प्रॉब्लम करेगा। आप इस वीडियो को सामने रखा करें और चला दिया करें वीडियो को, और नोट्स अपने सामने रखें, रजिस्टर अपने सामने रखें, इसको साथ साथ हल करें। नोट्सों पे जहाँ गलती होती है उसको भी ठीक करें। तो ये तभी आनी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मेरी वीडियो आप 100% नहीं सुनेंगे, लेकिन ये तभी हेडेक लेंगे जब आपको इसकी टेंशन पड़नी है। तो आप एक दफ़ा सामने रखें, वीडियो भी चला दें, और साथ साथ अपने नोट्सों पे एक एक लाइन को रीड करें और देखें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके से हम इस लेक्चर को थोड़ा अफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है जी। याद तो रखें, एक लेक्चर इंशाल्लाह मैं मज़ीद करूँगा, वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो 3 लेक्चर पर मुश्तमिल हमारा ये चैप्टर था, बड़ा ईजी चैप्टर है, कोई इतना डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। उम्मीद आप इंशाल्लाह इसको कर जाएंगे। लो जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।